पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इंसुलेटर और कंडक्टर क्या होता है। जितने भी कंडक्टर होते हैं जिसमें से करंट पास हो जाए उनको कंडक्टर बोलते हैं, और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें से करंट पास ना हो। फॉर एग्जांपल कंडक्टर तो जितने भी मेटल्स हैं सारे कंडक्टर हैं, ठीक है, जितने मेटल। इंसुलेटर कौन से होते हैं? लकड़ी हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, है ना, जिसका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी तार को हम नेकेड वायर को छेड़ देते हैं, हमें करंट झटका नहीं लगता, ठीक है। ग्लास हो गया, ग्लास भी इंसुलेटर ही होता है। तो ये सब इंसुलेटर्स हैं, कंडक्टर है जिसमें से हमें करंट लगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। और जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं जिससे करंट बनता है, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो करंट उसमें जनरेट होता है, और एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होता है, दूसरे से तीसरे को ट्रांसफर होता है, चौथे को ट्रांसफर होता है। जैसे जब तुम कोई चीज़ को गर्म करते हो तो गर्म करते हो, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है वो भाग के यहाँ नहीं जाता, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, ऐसे हिलने लगे तो वो अगले वाले को हिला देता है, अगले वाला अगले वाले को हिला देता है, अगले वाला अगले वाले को, तो ये एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है एक से दूसरा, दूसरा तीसरा। तो इसीलिए जब यहाँ गर्म करते हैं मेटल को तो वहाँ तक गर्म हो जाता है, जितना भी मेटल की लेंथ है पूरी की पूरी गर्म हो जाती है। लोहे में अगर आग में लोहे को ऐसे रख दिया मैंने, पूरा नहीं डाला, आगे का एक एंड उसके अंदर डाल दिया, तो तुम थोड़ी देर बाद इसको उठा नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, गर्म हो जाएगा। जबकि गर्म तो आगे का इससे करने वाला आ गई यहाँ ही, तो क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो गई, एनर्जी ट्रांसफर हो गई। और एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तुमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। जैसे ये मेरा पेन रखा हुआ है, इस पेन को मैंने ऐसे उठाया, ये रखा हुआ ना, ठीक है, स्टैटिक था, मैंने इसको उठा लिया यहाँ तक, तो इसके अंदर जो मैंने काम करा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ रुक गया, आगे हाइट आ गई इसके अंदर, अब ये पोटेंशियल एनर्जी, अब मैंने इसे छोड़ दिया, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी है उसके अंदर, यहाँ भी रखे हुए एनर्जी है, लेकिन हिल नहीं रहा वो अपनी जगह से, तो पोटेंशियल एनर्जी सेव्ड है इसके अंदर, ठीक है, कंजर्व्ड है। लेकिन जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा नीचे, उसकी एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी। अब तुम देखते हो जो डैम्स होते हैं, डैम कैसे होते हैं, पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक, उस पानी को इकट्ठा करके नीचे गिराते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी है उस पानी में, ठीक है, वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाती है। अब काइनेटिक एनर्जी से क्या करते हैं, नीचे होती है टरबाइंस, बहुत बड़े बड़े, है ना, जो टरबाइंस घूमने लगते हैं उसके गिरने से, तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो। अब वो किससे जुड़े होते हैं टरबाइंस, जनरेटर से। जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। हमारे घर में बाहर जो जनरेटर रखे रहते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस करते हैं। लाइट चली गई, जनरेटर चला दे, तो जनरेटर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट प्रोड्यूस कर रहा है। तो जब वो घूमता है, अभी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा, जब इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म करेंगे तो वहाँ आएगा ये, वहाँ है नहीं कोर्स में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें समझा दूंगा कि भाई जनरेटर में क्या होता है, प्रिंसिपल है जनरेटर का, वर्किंग नहीं है लेकिन वर्किंग भी करेंगे, ठीक है। तो वो घूमा, उससे क्या होगा, वो किससे जुड़ा हुआ है, जनरेटर से जुड़ा हुआ है। तो जनरेटर से जुड़ा हुआ है तो जनरेट क्या करा उसने, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। अब इलेक्ट्रिसिटी का तुमने कहीं और यूज़ कर लिया, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से तुमने प्रेस कर लिया अपनी, तुमने हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। एक ही एनर्जी थी, उसको डिफरेंट 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 टाइप्स में आप चेंज करते जा रहे हो अपने यूज़ के हिसाब से, तो ख़त्म नहीं होती एनर्जी कभी भी, एनर्जी हमेशा सेम रहती है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंसुलेटर, कंडक्टर। अच्छा, दूसरी बात, हर कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाती है। कोई ऊपर से कोई चीज़ गिराऊंगा तो नीचे जाएगी, हायर टू लोअर हमेशा, ठीक है। तो अभी हम एक चीज़ पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और एक पढ़ेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस।
ठीक है, एक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये चीज़ें समझ में आएंगी तो चैप्टर समझ में आएगा, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, मान लो हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस पॉजिटिव चार्ज, थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कोई भी चार्ज अगर होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डेवलप होगा। कहीं भी चार्ज होगा उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसके चारों तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक और यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर इसके पास लेके आऊँ, ठीक है। तो जितना काम में इसको उठाकर मेरे को यहाँ लाना है, मान लो एक पॉइंट, तो मेरे को उठा के लाना है तो काम करना पड़ेगा भाई। उठा के लाऊंगा किसी चीज़ को तो आई हैव टू डू वर्क, और वर्क इज एनर्जी। वर्क क्या है? एनर्जी। जो भी हम काम कर रहे हैं वो एनर्जी है। अब वो हीटिंग एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी नाम दे सकते हो, वो वर्क है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक लाने में जितना काम करा, अब यहाँ तक तो आया उठ के, इसके जब इसके फील्ड में घुसेगा तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगी। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। समझ में आती बात? तो अब मेरे को जब इसके फील्ड में घुसूँगा अंदर तो और भी ज़्यादा रिपल्शन होगी। जैसे तुम दो मैग्नेट को उठा लो और दोनों मैग्नेट के सेम जो पोल्स हैं, नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, उनको जरा पास लाने की कोशिश करो। तुम कभी चिपका नहीं सकते उसको, तुम्हें कितना जोर लगेगा तुम सोचो, करके देखना। अगर किसी के पास मैग्नेट है तो दो मैग्नेट लेना, उनको अपने पास लाने की कोशिश करो। एक तरफ से चिपक जाएगी क्योंकि साउथ नॉर्थ होगा तो चिपक जाएगी, लेकिन साउथ साउथ हो या नॉर्थ नॉर्थ को लेके आओगे ना तो तुम जोर लगा लो, तुम्हारे यहाँ पर रुकेगी नहीं, ऐसे ऐसे रगड़ती रहेगी, ऐसे ऐसे रगड़ती रहेगी, तुम जो रोक नहीं सकते। इतना मेहनत करनी पड़ रही है रोकने के लिए भी, वर्क कर रहे हो, ये काम ही तो कर रहे हो तुम। तो वही काम है, इसको अगर मैं इसके अंदर लेके आऊँगा फील्ड के अंदर तो आई हैव टू डू वर्क, ठीक है ना। तो ये काम जो हमने करा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी किसको कहते हैं? दूर डिस्टेंस से उठाकर उसके फील्ड तक लाया, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। वो स्टोर हो जाएगा, काम जो करा है वो स्टोर हो गया उसके अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बन गया उसका। वर्क जो काम करा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के रूप में उसमें स्टोर हो गया। अब इसको यहाँ लाया, एक बार यहाँ लाया बी पॉइंट पे, तो अलग अलग पॉइंट्स पे लाऊंगा तो अलग अलग काम करना पड़ेगा ना, है ना। यहाँ से मुझे सामान उठा के ले जाना अपने घर तक, अलग काम करना पड़ेगा। यहाँ से मैं सामान उठा के ले जाऊँ सदर बाजार तो और दूर हो गया तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और मेरे को दूर ले जाना है तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो काम करा है दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए उससे अलग काम करेगा। तो इसका पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मान लो मैं लिखता हूँ V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं? V से। तुम जो वोल्टेज पढ़ते हो ना, वोल्टेज वो V है, दैट इज पोटेंशियल। और इस पॉइंट पे जो हम लाए, जितना काम हमने करा उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट B, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब इनमें जो डिफरेंस होगा VA माइनस VB हो या VB माइनस V हो, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहीं भी ज़्यादा होगा तो ज़्यादा में से कम को माइनस करूँगा, A भी ज़्यादा हो सकता है VA, VB भी ज़्यादा हो सकता है। तो हमेशा डिफरेंस कैसे निकलता है? बड़े में से छोटे को माइनस करके निकलता है डिफरेंस। तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई बात? और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट। अब इसका तरीका अब ये समझ लेना, करंट को हम पानी से वो कर रहे हैं, पानी है करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं जैसे पानी चलता है ना। तो अगर मैं इसको अपने पेन को ऐसे रखा हुआ है मैंने, ये याद रखिए स्टैटिक है बिल्कुल, क्योंकि वही तो हवा से भाग रहा है ठीक है। ये मैं ऐसे रख लेता हूँ, इसको स्टैटिक है, यहाँ से हवा से भाग रहा है इसलिए ऐसा होगा। मतलब ये हाइट और ये हाइट में नहीं बराबर, तभी तो नहीं हिल रहा। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ
तो क्या होगा, भाग लेगा इधर, भाग लेगा ना। हल्का सा भी करा मैंने, अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो इसकी स्पीड बढ़ेगी घटेगी, बढ़ जाएगी। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ हाइट और इस हाइट में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। पहले कम था, अब ज़्यादा कर दिया, और ज़्यादा कर दिया, तो ये हाइट का डिफरेंस और इस हाइट का डिफरेंस फिर और ज़्यादा बढ़ गया। तो जितना डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना ही उसकी, पानी है तो पानी की स्पीड बढ़ती जाएगी, करंट वो है, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम, तो करंट बढ़ता जाएगा। तो हमारे घर में जो करंट आता है वो हम कैसे देखते हैं, भाई कितनी वोल्टेज आ रही है, कहते हैं ना कितनी वोल्टेज आ रही है। अब देखो यहाँ पर 211 वोल्ट आ रहा है, दिखा रहा है 211 दिखा रहा है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि ये 180 वोल्ट ही आ रही है पीछे से, कंप्रेशन ही ऑन नहीं होता, एसी चलता ही नहीं, ऑन ही नहीं होता, है ना। कई बार ऐसा होता है कि ये 225-30 तक पहुँच जाती है, अच्छा काम करता है। लेकिन अगर 250 पहुँचा दें जल जाएगा। तो इसकी भी एक लिमिट है ना, 220 वोल्ट पे काम करता है। कोई भी जितने भी हमारे घर में काम अप्लायंसेस लग रहे हैं, दे वर्क ऑन 220 वोल्ट। उससे ज़्यादा होने पर जलने का खतरा हो जाता है उसको, ज़्यादा दे देते हैं कई बार। बाहर अगर आपके MCB नहीं लगी हुई है या वो नहीं लगे हुए, फ्यूज़ नहीं लगे हुए, तो आपका घर अप्लायंसेस खराब हो जाता है, जल जाता है। फ्यूज़ का काम क्या होता है, फ्यूज़ का काम होता है वो हमारा सेफ्टी डिवाइस है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा करंट उसमें घर में आएगा तो वो फ्यूज़ उसको कंट्रोल नहीं करता, कट जाता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी बाहर से जो आ रही थी वो रुक जाएगी वहीं पे। सर्किट ही तो है, सर्किट टूटा, करंट बंद हुआ। जैसे बल्ब के अंदर तार होता है, जो येलो वाला बल्ब होता था उसके अंदर तार होता है छोटा, फिलामेंट जिसको बोलते हैं, है ना। वो फिलामेंट जो है टूट जाता है तो हम कहते हैं बल्ब फ्यूज़ हो गया। ऐसे ही फ्यूज़ का काम क्या है, फ्यूज़ लगा दिया आपने, जितना करंट अलाउड है अप्लायंसेस के लिए वो फ्यूज़ लगाया हुआ है आपने कि भाई इससे ज़्यादा ना जाए। उससे ज़्यादा जैसे ही एंटर करेगा वो फ्यूज़ मेल्ट हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो। करंट जहाँ जाता है चलता है वो हीट करता है। पंखे को तुम चलाते हो, बाद में देखो हाथ लगा के गर्म हो गया। कोई भी अप्लायंस हो, AC का मशीन चल रही है बाहर, उसको हाथ लगा के गर्म मिल रही है, ठीक है। तो अपना रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है आपके घर में, उसके पीछे जाओ, उसको हाथ लगा के गर्म मिल रही है। तो ये जो गर्मी पैदा होती है, हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है, बताऊंगा किस वजह से होता है, ठीक है। तो गर्म कर देते हैं, हीटिंग इफेक्ट होता है, फ्लो ऑफ करंट से क्या होता है, हीटिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। तो क्या मैं बता रहा था कि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा पोटेंशियल का उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्यूज़ का काम क्या हो गया, उसको रोक देता है, मेल्ट कर देता है और रुक गया, सर्किट टूट जाता है, आगे करंट जाता है। पर बहुत बार ऐसा होता है हम घरों में हम गलती करते हैं। उसका क्या गलती करते हैं, फ्यूज़ लगाया हुआ था हमने, पहले नॉर्मल वाले फ्यूज़ लगते थे, सिंपल फ्यूज़, उसमें कटआउट होता था और एक पत्ती यहाँ होती है, एक पत्ती यहाँ होती है, उसमें तार बांधते थे। तो फ्यूज़ वायर अलग होता है, एलॉय है, फ्यूज़ इज एलॉय, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है। जब वो मेल्ट हो गया उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना कॉपर का वायर छीला, उसे बांध देते हैं। तो कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई होता है, बहुत हाई होता है, तो कितना ही करंट चले जाओ अंदर जलाते रहो अपना ऐसे, ठीक है। ये हमारी गलती की वजह से होता है। घरों में आग भी इसी वजह से भी लगती है, बहुत बार हीटिंग इफेक्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट चली जाती है अंदर और वहाँ तारों में आग लग जाती है अंदर। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आग लगने का, ठीक है। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा भी करते हैं हम लोग कि लोहे का तार बांध दिया, मैंने करा था इसलिए बता रहा हूँ। हमारे घर में काम चल रहा था, मकान बन रहा था, तो लिंटल के वायर होते हैं जो लोहा बांधते हैं, पतले पतले वायर होते हैं, तो वो चला, फ्यूज़ उड़ गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, मैंने कहा चल थोड़ी देर के लिए इसे बांध दे, और बांध के भूल गया मैं, मीटर मार लगी। तो इसलिए ये सब बेवकूफ़ी नहीं करना चाहिए,
जब ये सब बेवकूफ़ी देखी उन्होंने कंपनी वालों ने, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब हर चीज़ के अंदर फ्यूज़ डाल दिया उन्होंने। अब तुम देखो इन्वर्टर में भी फ्यूज़ है, आपके टीवी में भी फ्यूज़ है, आपकी हर अप्लायंस में फ्यूज़ होता है। तो क्या होता है, जैसी ज़्यादा लाइट जाती है वो फ्यूज़ चल जाता है। बाहर वाले तुमने कुछ भी बदमाशी कर रखी है, अंदर तो ठीक ही होगा, और उसमें कोई और फ्यूज़ लग भी नहीं सकता कि तुम तार बांध दो उसके अंदर, वो भी नहीं हो सकता। फ्यूज़ ही लाना पड़ेगा, वो छोटा तो होता है, 1-2 रुपये का मिलता है, उसे लगा देते। ऐसा फ्यूज़ लगाने लग गए, तो फ्यूज़ का काम क्या हो गया, वो सेफ्टी के लिए है, तुम्हारी सेफ्टी डिवाइस है वो तुम्हारा, ठीक है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में वोल्टेज ना जाए, ज़्यादा करंट ना जाए। जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी उतना ही ज़्यादा करंट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। मैंने तुम्हें बता दिया हाइट के पानी उससे कि भाई इसको फ्लो करूँगा इस हाइट में और इस हाइट में, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से भागेगा नीचे में, तो करंट भी उतनी तेज़ी से जाएगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट फ्लो ही जब करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर एक एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। डिफरेंस हो चाहे थोड़ा सा तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना। अब जैसे सेल होता है, सेल में पोटेंशियल डिफरेंस इतना नहीं होता है कि तुम्हें झटका मारे, है ना। 12 वोल्ट की बैटरी होती है, छोटी सी जो बैटरी, तो उसको तुम करंट लगा भी लेते हो, हाथ भी लगा लेते हो, कुछ भी चलते हुए भी हाथ लगा लेते हो भी तुम्हें कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वही 12 वोल्ट की जगह 100 वोल्ट हो जाए, 150 वोल्ट हो जाए, तुम्हें डांस करा देगी। सर सही बता रहा हूँ, किसी को करंट लगाया सर, करंट लगाया किसी को पकड़ा भी है बिजली में, ये पकड़ लिया उसके बाद जो है एक घंटे में सो गया था, बहुत खतरनाक होता है, बहुत डेंजरस, पकड़ लेती बिजली, चिपका लेती है, तो इसलिए इसको सेफ्टी से ही करना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो इधर ध्यान दो, अब अगली टॉपिक आता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को हमने क्या बताया, V से डिनोट करते हैं, इधर देख लो। तो ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस, करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब चार्ज की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, ये पढ़ी होंगी तुमने। तो चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट, ठीक है, कूलम क्यू को लिख दिया मैंने, कूलम क्यू लिख रहा था, चार्ज का सिंबल, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, कैपिटल क्यू से डिनोट होता है, तो इसकी यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो चार्ज को अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो W को तो डिनोट करते हैं वर्क को, और चार्ज करते हैं क्यू, तो मतलब V क्या हो गया हमारा, W/, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जो एनर्जी की होती है, जूल, तो जूल, और इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम, ठीक है। 1 वोल्ट क्या हो गया, 1 जूल पर 1 कूलम, मतलब 1 यूनिट चार्ज को उठाकर लाने में 1 जूल काम करा मैंने, उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है। 1 जूल काम किया, 1 यूनिट मतलब 1 कूलम चार्ज को उठाकर लाने में 1 जूल काम किया मैंने, पर कूलम 1 जूल काम कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ हो, जब हम स्पीड लिखते हैं तो हम लिखते हैं किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हो गया, 1 घंटे में हम कितना चले, 60 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में हम 60 किलोमीटर चले। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखूँ तो 1 जूल काम किया मैंने 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने, 1 कूलम को चार्ज को उठाकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में अगर मैंने 1 जूल काम किया है तो हम उसको क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। समझ में आ गई बात। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, V इज इक्वल टू W/Q।
ठीक है, समझ में आ गई बात? इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, लेकिन अच्छा लगने लगेगा। फिर वही वाली ट्रिग्नोमेट्री वाली बात है, इसमें चीज़ों को याद रखोगे, पढ़ोगे घर जाके तो याद रहेंगी, नहीं तो नहीं रहेंगी। तो शुरुआत में ये सब चीज़ें तुमने पढ़ी हुई हैं, घर में कॉमनली चीज़ बोलते हो तुम, भाई कितनी वोल्टेज आ रही है, ये वोल्टेज ही तो पढ़ा रहा हूँ, बस उसमें बता रहा हूँ कि भाई वोल्टेज एक्चुअल में क्या होती है, है ना, W/Q। वो जिसको पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। कितने वोल्ट, ठीक है, तो ये यूनिट है इसकी वोल्ट। ठीक है, अभी लिखवाऊंगा मैं सब कुछ, चिंता ना करो। इसकी यूनिट है वोल्ट, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलम। तो चार्ज लिखा मैंने, चार्ज को डिनोट करते हैं Q से, इसकी यूनिट है हमारी कूलम। नापने वाली चीज को कूलम कहते हैं, ठीक है, इतना कूलम, इतना चार्ज है जिसमें, ठीक है। और ये हो गया। अब इसको हम मेजर किससे करते हैं? वोल्ट को हम मेजर कैसे करते हैं? भाई कोई तार जा रही है, इसमें लाइन जा रही है, अब तुम कैसे बताओगे कि इसके अंदर कितनी वोल्ट जा रही है? ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वोल्ट मीटर। ये सब फिजिक्स में अगले साल 11th में 12th में तुम जब वहाँ जाओगे प्रैक्टिकल करने, तो वहाँ समझाया जाएगा। तो इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, दैट इज कॉल्ड वोल्ट। ठीक, तो अब तुम जो मैं लिखवाऊंगा उसे देखो। देखो, पहले हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, electrostatic potential at any point, the electrostatic potential at any point is defined as the work done in bringing a unit positive charge in bringing a unit positive charge from infinity to that point. Electrostatic potential at any point is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम नाप रहे हैं, वहाँ तक लाने में कितना काम किया, that is called electrostatic potential. ठीक है, अब हेडिंग डालो, पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference है, the potential difference between 2 points, the potential difference between 2 points in an electric field, between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done, is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge, unit positive charge from one point to another. From one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे
जो हमने काम किया ले जाने में, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो काम किया, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अलग हुआ, इसका अलग हुआ। अब यहाँ से यहाँ तक चार्ज को भेजना है मुझे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है, तो जो डिफरेंस होगा उसका, जितना काम किया तुमने, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पहले काम करा था तुमने बाहर से उठा के लाने में यहाँ पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे लाने में, अब उनका जो डिफरेंस है, तो मतलब उसने कहा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जितना काम किया गया, उस चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लिख लो, V = W/Q। लिख लिया, इसकी यूनिट भी लिख लेना जूल/कूलम, ऐसे लिख लेना जैसे मैंने लिखवाई है। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ 1 वोल्ट की। ये 3-4 डेफिनेशंस होंगी, 1 वोल्ट की, 1 ओम की और 1 एम्पियर की। ये तीनों आपको याद करनी है। ठीक है, तो एक एक चीज़, 1 वोल्ट वो वहाँ आएगा, 1 डिफाइन 1 वोल्ट, ये डिफाइन 1 ओम, भी ओम भी सिखाऊंगा। ठीक है, और डिफाइन 1 एम्पियर करंट की यूनिट होती है। ठीक, तो आपको इनकी यूनिट्स भी 1 वोल्ट की डेफिनेशन आएगी वहाँ 1 नंबर में, तो वो आपको लिखनी है। वो लिखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is said to be 1 volt, is said to be 1 volt। 1 वोल्ट कहलाता है if 1 joule of work is said to be 1 volt, said to be 1 volt if 1 joule of work, if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge, 1 coulomb of electric charge from one point to another, if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of electric charge फ्रॉम 1 point to another, 1 जूल काम करा हमने 1 कूलम को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रखने के, तो दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। समझ में आ गया? लिख लिया सबने? नहीं, हेडिंग क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर ही लिखवा रहा हूँ। 1 वोल्ट की डेफिनेशन है ये, 1 वोल्ट की डेफिनेशन। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? जितना काम हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में 1 जूल काम कराकर 1 कूलम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब लिखो, अगली लाइन में लिखो, अगली लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। इंस्ट्रूमेंट का नाम है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर। अब इसको वोल्ट मीटर को हम लगाते कैसे हैं? किसी भी सर्किट के अंदर वोल्ट मीटर कैसे लगाया जाए? अब हम क्या नाप रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो डिफरेंस का मतलब क्या है? 2 अलग अलग पॉइंट पे लगना चाहिए, तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। अब जैसे मान लो मैंने ये पेन ले रखा है, अब मैं कह रहा हूँ कि भाई इस एंड की हाइट में और इस एंड की हाइट में कितना डिफरेंस है, तो तुम इसमें नाप लोगे यहाँ से हाइट, फिर यहाँ से नाप लोगे, डिफरेंस बता दो। ऐसे करते हैं, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस नापे हैं। तो इसका मतलब दो पॉइंट चाहिए जिसमें डिफरेंस बता सकें। एक पॉइंट पे मैं कहूँ भाई इस पर डिफरेंस बताओ, इसी पॉइंट से कैसे बताओगे? डिफरेंस तो दूसरे में पता चलेगा ना कि भाई इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक, अब इसका मतलब हमें, जैसे हम कैसे लगाते हैं इसको, ये ऐसे जब मैं ऐसे बनाऊंगा ना, ये दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस या कंडक्टर। ठीक है,
इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बैटरी लगा दूँ, ये बैटरी लगा दी मैंने, ये स्विच का साइन है, ठीक है। इसको हम जो बनाते हैं ये स्विच, अगर हमने इसमें कुछ नहीं बनाया इसका मतलब ऑफ है, स्विच ऑफ। स्विच ऑन करना है तो डॉट लगाना है। स्विच ऑन अगर हमने कर दिया तो इसके अंदर करंट चलना शुरू हो जाएगा। इसको बैटरी बोलते हैं, है ना, और इसको सेल बोलते हैं। जब एक से ज़्यादा सेल लगे हो तो उसको हम बैटरी बोलते हैं। अगर सिंगल बना हुआ है, एक बड़ा और एक छोटा, ये डिनोट यही कर रहा है कि एक का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक का पोटेंशियल कम है, डिफरेंस है दोनों, ठीक। तो जो बैटरी होती है हमारे उसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स होते हैं। एक का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, एक का पोटेंशियल कम होता है। जब सर्किट पूरा करते हैं तो करंट हाई से लो की तरफ भागना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। बड़े वाले को पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव। इनको आपस में नहीं जोड़ते, पर ये सेल जुड़ते हैं आपस में। अगर मैंने ये सेल बनाया है तो ये सेल इधर जुड़ेगा। अगर मेरे को एक और सेल बनाना है तो इसी हाइट का, और एक छोटा फिर और एक और बनाना है मुझे तो फिर मैं ऐसे बनाऊंगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बैटरी। एक सेल से ज़्यादा बैटरी, और अगर हम सेल लगा रहे तो एक सेल लगेगा बस। एक प्लस का, एक ये सॉरी बड़ा वाला, एक छोटा, ये प्लस का, ये माइनस का है। अब जब करंट फ्लो करता है तो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है? उसकी डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ शो करती है, ठीक है। कन्वेंशनली हम इसको ऐसे शो करते हैं, यहाँ से चला करंट, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ सर्किट पूरा करना होता है। कोई भी चीज़ अगर आपने छोड़ी है तो वहीं वापस आ जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो चल रही है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहाँ से पॉजिटिव से चलेगा, नेगेटिव से होता हुआ यहाँ नेगेटिव होगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, मूव करता रहेगा। अगर तुमने ये हटा दिया, अगर स्विच ऑफ कर दिया तो करंट भी बंद, तो ये एरो भी बंद, एरो भी नहीं लगेगा। तो मैंने इसमें करंट छोड़ा, ठीक। इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रजिस्टर या कंडक्टर, कुछ भी कह सकते हैं। आर से डिनोट करते हैं। अभी मैं बताऊंगा भी ये क्या होता है, समझाऊंगा। अब अगर मेरे को ये है कि भाई इस रजिस्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हर चीज़ को अलग अलग वोल्टेज पे वो करते हैं, चलाते हैं, ठीक है। कोई कितने वोल्ट पे चलता है, कोई कितने वोल्ट पे चलता है। तो मुझे कैसे पता चले इसके अंदर कितनी वोल्ट जा रही है? तो मैं क्या करूँगा, वोल्ट मीटर लूँगा, ठीक है। वोल्ट मीटर ऐसा मीटर होता है, ऐसा मीटर होता है, उसके अंदर यहाँ पर वो लगी होती है, और यहाँ 9999 उसमें जाओगे फिजिक्स की लैब में तो तुम्हें वहाँ टीचर दिखा देगी। उनसे कह देना मैम वोल्ट मीटर दिखा दूँ, या एम मीटर आता है करंट नापने के लिए, एम मीटर दिखा दूँ, तो तुम्हें दिखा देंगे। कभी कभी लैब में ले जाते हैं, कभी ले जाते हैं। जो स्कूल में ले जाते हैं वो अपने टीचर से कह सकता है, फिजिक्स वाले से या साइंस वाले से, कि मैम वोल्ट मीटर कैसा होता है एक बार दिखाता हूँ मैं। और अगर ना दिखाए कोई भी तो दुकान पे चले जाओ इलेक्ट्रिसिटी वाली, उससे को भाई वोल्ट मीटर चाहिए, तुम्हें लेना थोड़ी है, तुम्हें तो देखना है, ये भी पसंद नहीं है नहीं चाहिए। तो वोल्ट मीटर देखा हो जाएगा, एम मीटर देखा हो जाएगा, इतना डब्बा सा होता है गोल गोल, तो उसमें वो होती है एरो, उससे पता चल जाता है कि कितनी वोल्ट है। तो उस वोल्ट मीटर को हम कैसे लगाते हैं, इसके पैरेलल में लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। अगर मेरे को ये मेजर करना है ए पॉइंट और बी पॉइंट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं इसके दोनों तारों को दो एंड पे जोड़ दूँगा, ठीक है। तो हमेशा डिफरेंस पता लगाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए तुम्हें, तो इसलिए एक एंड वोल्ट मीटर है एक पॉइंट पे, एक एंड दूसरे पॉइंट, वो वोल्ट। तो तुम्हें जितना इसमें वोल्टेज होगी इसके अंदर, उतना इसके अंदर दिखाई दीजिएगा। 100 वोल्ट है, 150 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। आजकल ऐसे वोल्ट मीटर जनरली यूज़ नहीं होते घरों में, तो जो जो ये रखते हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, वो एक अलग तरह का मीटर आता है, उसमें करंट भी रख जाता है। वो किसी को देखा होगा, इसको घर में होगा, तो देखा होगा, पापा को आता है सब काम सारा है, तो वो मीटर सा होता है, उसे चेक करते रहते हैं लगा के। स्विच तो पता नहीं, येलो कलर तो कुछ भी हो सकता है। नहीं, एक मीटर आता है थोड़ा सा, उसमें एक ऐसे नॉब होती है,
उसे तुम्हें करंट नाम तो 2 बता देता है, और 2 तार होती है उसमें, वो लगा लगा के देखते रहते हैं कितना किसमें वोल्टेज, कितना करंट आ रहा है वो बता देते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे को जनरली जो पढ़ना है वो ये है कि हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। वोल्ट मीटर के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, इसीलिए बेटा बात नहीं, ध्यान इधर ही होना चाहिए। पूछूँ पलट के फिर वापस मैं डांटूंगा, फिर बात नहीं करती बिल्कुल। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाए। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में। पैरेलल क्या होता है, इसके पैरेलल हो गए भाई, पैरेलल लाइन ऐसे बनाते हो या पैरेलल लाइन ऐसे बनाते हो, कैसे बनाते हो ऊपर वाले, तो हमेशा पैरेलल ऐसी बनती है, ये ऐसे, तो ये पैरेलल। अब हमें पता कैसे चलता है इस केस में कि पैरेलल चीज़ कैसे लगी हुई है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि भाई ये 2 चीज़ें पैरेलल में हैं या सीरीज में। ठीक है, अभी हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसके बारे में, इस सर्किट डायग्राम से ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारे सर्किट के ही हैं, तो इसलिए ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पता लगाना कि पैरेलल में बन रहा है या सीरीज में लग रहा है। ठीक है, अब मान लो मैंने करंट 2 कंडक्टर मैंने ऐसे बनाए, एक ए बी, करंट यहाँ से एंटर कर रहा है और यहाँ से बाहर निकल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यही सारा, मतलब सारा खेल जो इलेक्ट्रिसिटी का है वो इसी पे टिका हुआ है हमारे लिए समझने कि कौन सा कंडक्टर सीरीज में लगा हुआ है, कौन सा कंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ है। तो कैसे पहचान करोगे, अब जैसे मान लो, अब आप समझो ये कंडक्टर नहीं, आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे, ये नालियाँ हैं, नाली समझते हो ना। ठीक है, अब पानी यहाँ से बाहर गया मैंने, तो यहाँ पर जाकर पानी बढ़ जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर चला जाएगा, ऐसे होगा ना। खेत में भी जो नालियाँ बनी होती हैं उसमें अलग अलग नालियाँ बनी होती हैं, तो जब मेन नाली से पानी आता है तो सारे खेत में अगर भरना है तो सारे खेत के चारों तरफ नालियाँ बना के रखता है किसान। तो जिधर की पानी भरना होता है उसे जाता सब में, पानी सब में जा रहा होता है, जहाँ उसे खोलना होता है उसे काट देता है, पानी उसमें खेत में आ जाता है। लेकिन जब मेन नाली से पानी जाता है तो अगर आगे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो पानी इधर भी जाएगा, कुछ पानी इधर भी जाएगा। जैसे रिवर्स की वो होती है ट्रिब्यूटरीज, वो क्या होती है, पानी बढ़ जाता है, कुछ तुम्हारी हरिद्वार की तरफ आ गई, कुछ जो है तुम्हारी दूसरी तरफ चलेगी, अलग अलग जगह चली जाएगी। तो पानी बट गया, जब भी पानी बटे या कह लो करंट बटे तो इसका मतलब वो पैरेलल में लगी हुई है। जब भी डिफरेंट करंट होगा पानी बट जाएगा, करंट बट जाएगा, समझ लो पैरेलल में लगी। और अगर सेम पानी जाएगा, अब जो पानी इसमें गया तो पानी इसमें घूम कहीं आएगा या बटा थोड़ी कहीं पे। अगर यहाँ पर 100 लीटर पानी डाला मैंने, यहाँ से 100 लीटर डाला, मान लो 50 लीटर यहाँ गया और 50 लीटर यहाँ गया, तो यहाँ वाला पानी कैसे जाके यहाँ निकलेगा, यहाँ से यहाँ जाएगा। तो जो 50 लीटर पानी है वही तो यहाँ जाएगा, यहाँ कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से कुछ बट गया हो, कुछ बटा नहीं, तो ये तो चला गया, ये तो यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। फिर ये जो 100 लीटर था, जो 50 लीटर यहाँ है, 50 लीटर फिर 100 लीटर हो गया, निकलेगा तो 100 ही। ऐसा क्यों करते हैं हम भाई, ऐसा क्यों करते हैं कि करंट बांट रहे हैं, पैरेलल में जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए कर रहे हैं कि किसी अप्लायंस को थोड़े करंट की जरूरत है, किसी को ज़्यादा करंट की जरूरत। तो जितना करंट आ रहा सारा ही उसमें घुसा दिया मैंने अंदर एक ही जगह में, तो सब चीज़ चल जाएंगी। तो मान लो किसी को 1 एम्पियर चाहिए, तुमने 6 एम्पियर दे दिया उसमें अंदर, तो जल जाएगा, खराब हो जाएगी। अब ये स्विच होते हैं, ये जो तुम देखते हो सॉकेट, स्विच सॉकेट, ये सॉकेट अगर 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है, ठीक है, बड़ा वाला सॉकेट जो होता है वो मान लो 10 एम्पियर का है या 6 एम्पियर का है, 8 एम्पियर का है, जो पावर स्विच वो है। अब तुमने इसके अंदर सॉकेट तो 5 एम्पियर का है, हमारे देश में बहुत होता है ये, हम क्या करते हैं मल्टी वाला वो ले आते हैं, मल्टी सॉकेट वाला है ना, उसमें क्या करते हैं, उसमें एक लगाया
और उसमें 4 चीज़ें जोड़ दी, तो 5 एम्पियर करंट इसमें 5 ही आएगा। अब तुम उसमें से खींच रहे हो 10 एम्पियर, तो उसमें से प्रेस भी करने लग गए, उसमें जो है आपने पंखा भी चला दिया, उसमें से ट्यूबलाइट भी जला दी। ऐसा अक्सर जो गरीब लोग होते हैं वो करते हैं, उनके पास एक ही पॉइंट होता है, वो मल्टी वाला लाते हैं, उसको लगा देते हैं और उसमें से सब चीज़ चलाते रहते हैं। अब तुम 5 एम्पियर की जगह उसमें से मान लो 6 एम्पियर या 7 एम्पियर या 8 एम्पियर खींचोगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जल जाएगा। तुम्हारे घर में स्विच सॉकेट चलते होंगे, है ना, गर्मियाँ हो जाती है जिस टाइम पे, अब जैसे तुम्हारा एसी चल रहे हैं, आजकल बहुत हो रहा है, घरों में आग भी खूब लग रही है, हॉस्पिटल्स में खूब आग लग रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? ऑफिस में आग लग रही है, क्यों हो रहा है? क्योंकि एसी बंद ही नहीं हो रहे, लगातार चले जा रहे हैं, ऊपर से 50 डिग्री टेम्परेचर, और तुमने उसको चलना चाहिए, वो 4 घंटे तुम चला रहे हो, तो 8 घंटे सारा दिन ही ऑन रख रहे हो, तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, तो ज़रूरत से ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हो, और एक में से ही ज़रूरत से ज़्यादा खींच रहे हो चीज़ें, है उसके पास 5 की कैपेसिटी, खींच रहे हो उसको 8 एम्पियर, तो चल जाए, हीट हो जाए। जैसे तुम्हारे को दौड़ाने की, तो 2 किलोमीटर दौड़ने की अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है और मेरे को 4 किलोमीटर दौड़ना, तो तुम तो गिर जाओगे। तो वही स्थिति यहाँ है। तो जितनी जिसको ज़रूरत है उतना ही करंट पहुँचाना है उसके पास, तो इसलिए हम बांट के उसको कम कर देते हैं। भाई मुझे यहाँ पर नहीं पहुँचाना 50 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, तो मैं क्या करूँगा, इसको और बांट दूँगा, एक चीज़ और भेज दूँगी और बांट दी, और कम कर दिया। तो ये सर्किट जो तुम देखते हो ना बना हुआ, ये ऐसे ही बनते हैं सर, समझ में आ गई बात? तो हर एक रेजिस्टेंस का अपना अपना रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से हम इसको बढ़ाएंगे। अब ये हम जो पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि हम किसी भी कंडक्टर को सीरीज या पैरेलल में लगा हुआ है हम कैसे पहचानेंगे। ये हमारा मुख्य मकसद है आज का, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ए रजिस्टर बी रजिस्टर आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं या सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो अगर करंट सेम जा रहा है दोनों में, तो दे आर इन सीरीज, बात समझ में आ रही है? और अगर करंट डिफरेंट जा रहा है तो दे आर इन, बात समझ में आ गई? क्या होगी, 240 होगी, चलेगा, चिंता ठीक है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 240 में। और यहाँ पर सब कुछ लगा हुआ है, MCV लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है, इसके अंदर भी होगा, बंद होगा, टेंशन मत ले, तो सिर्फ मेरी बात पे ध्यान दें, ठीक है। आग लगने के लिए भी मैंने ये लगा रखे हैं, सारे कमरों में लगे हुए हैं, कहीं लगेगी तो चला देंगे, तो टेंशन मत ले, इधर देख बस, तू इस पर ध्यान दिया कर जो पढ़ा रहा है। तो करंट यहाँ से क्या हुआ, बट गया, तो जंक्शन बन गया, अगर ऐसे बन गया जंक्शन, तो जंक्शन बन गया मतलब पैरेलल में बट गया। तो ये करंट यहाँ से जा रहा था और यहाँ बटा, जैसे करंट को हम डिनोट करते हैं आई, कैपिटल आई से, इसका सिंबल क्या है, कैपिटल आई, जैसे वोल्ट का V है, ऐसी करंट के लिए I, ठीक। अब एक करंट यहाँ से घुसा और यहाँ जाके बट गया, वो I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, तो इसका मतलब I1 ये वाला रेजिस्टेंस, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो R1 और R3 पैरेलल में हो गए और R1 और R2 सीरीज में हो गए, क्योंकि जो करंट इसमें जाएगा वो इसमें से निकलेगा। और मान लो 4 एम्पियर था करंट, एम्पियर से यूनिट होती है, 4 एम्पियर, तो मान लो यहाँ पर 1 एम्पियर गया और यहाँ पर 3 एम्पियर गया, ठीक है, और 3 ही एम्पियर इधर आ गया। अब जब दोनों मिलेंगे आपस में आके फिर 4 एम्पियर हो जाएगा। सर्किट में तो करंट सेम ही रहेगा ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो बाहर से दे रहे हो तुम, जो हमारे पास लाइन आ रही है वो करंट हमारे पास किस वजह से आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रहा है। जो वहाँ से बनती है इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे पास उतनी वोल्टेज नहीं आती है। जो सप्लाई होती है, तुम देखते हो ऊपर बहुत बड़ी बड़ी वायर्स होती हैं, जो हाई टेंशन वायर्स बोलते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, बड़े बड़े पोल लगे होते हैं ऐसे करके, जब तुम हाईवे पे जाते हो तो तुम्हें दिख जाएंगे, वो बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ऊपर, उसमें 11,000 वोल्ट, 18,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट जाके, तो तुम उसके पास जाओगे खींच लेगा, तुम इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी, तुम्हें पढ़ाएंगे, नींद आ रही है, सुन रही है, ऐसे नींद आ रही है, बुलाओ कुछ नहीं है, तेरा सिर दर्द होता ज़्यादा जा रहा है, चलो
जितनी अंदर की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा दे दिया, इसी सर दर्द हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है जी, हाई टेंशन वायर्स में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होती है और हमें तो 220 वोल्ट चाहिए। तो वो कम कैसे होती है, जो हमारे ट्रांसफार्मर्स रखे हुए हैं। तो दो तरह के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो जो हाई से लो करते हैं वोल्टेज वो स्टेप डाउन, जो लो से हाई करते हैं वो स्टेप अप। तो हमारे यहाँ पर जितने भी लगे हुए होते हैं ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो वो उसको ज़्यादा वोल्टेज को कम करके हमारे पास तक पहुँचाते। समझ में आ गई बात। तो हाई वोल्टेज में जाने से एनर्जी लॉस कम होता है, इसलिए हाई वोल्टेज में चलती है। ठीक, खैर चलो अभी छोड़ो इस बात। तो पैरेलल सीरीज समझ में आ गई। जब करंट सेम जाएगा तो सीरीज में है, करंट अगर बढ़ गया तो पैरेलल। ठीक है, चैप्टर क्योंकि तुमने ये कभी पढ़े नहीं है ना इलेक्ट्रिसिटी के आज तक, तो शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत होती है इसमें, लेकिन मन को अपने ये समझाओ पढ़ना है हमें। अगर तुम एक दिन भी नहीं पढ़ोगे ना इसको, अगले दिन समझ में नहीं आएगा चैप्टर, ये पक्का बता रहा हूँ मैं। हर चैप्टर में तो मैं नहीं बोलता, मैं बायोलॉजी में नहीं बोलता तो मैं कभी, केमिस्ट्री में भी नहीं बोलता मैं। फिजिक्स टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब तुमने देख लिया लाइट का भी, तुम इतनी बार करने के बाद भी तुमने क्वेश्चन फिर गलत कर दिया, और ये तो सारा टेक्निकल है। तो इसमें तो तुम फंस जाओगे। एक दिन भी छोड़ दो, एक दिन मत करो, एक दिन के बाद तुम्हें समझ में नहीं आया कुछ भी क्या करवाया समझ। अगले दिन एक दिन छुट्टी कर दो, अगले दिन बिना वीडियो देखे आ जाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया क्या करवाया, क्या करवा रहे हैं। तो इसमें बिल्कुल अटेंटिव मोड में रहना है तुम्हें, जिसे भी समझना है। जिसे नहीं समझ रहा तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सीरीज में सेम करंट, पैरेलल में डिफरेंट। अब ये देखो तुम, यहाँ से करंट आया, यहाँ के दो हिस्सों में बट गया, कुछ तो इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा, फिर यहाँ से आके फिर करंट सेम हो जाएगा। मान लो आई करंट गया, आई बाहर निकलेगा, तो I1 इधर आया, I2 इधर आया। ठीक, ये बात समझ में आती है। अब तुम्हें एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस वर्ड जो है वो इंग्लिश का है, ऐसा तो कुछ है नहीं, सुना नहीं होगा। रेजिस्टेंस मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करना, है ना। कोई ज़बरदस्ती किसी के घर से पास नहीं हो सकता ना, ट्रेस पासिंग नहीं कर सकता प्लॉट में। वो कहे भाई नहीं जाने दूंगा, अड़ेगा वो तुमसे, नहीं घर में कैसे घुस के जा रहा है, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस करना। या किसी चीज़ का भी विरोध करना। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा हो बिल्कुल, और तुम्हें ये भी पता है मम्मी गलत बोल रही है, तो तुम विरोध करते हो? करते, सब करते। मम्मियों से सब करते हैं, पापाओं से नहीं करते। बस पापाओं से, लड़कियां तो फिर भी शायद बची रहती है, पापा नहीं मारते, तो लड़कों को पेड़ लग जाते हैं। तो रेजिस्टेंस देख के करते हो तुम। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, किसी चीज़ का विरोध करना। अब इसका एग्जाम्पल बेटे बात नहीं, इसका एग्जाम्पल, नाली में पानी जा रहा है खूब आराम से, एक नाली बनाई तुमने, पानी चला दिया, खूब आराम से बहता हो जा रहा है। अब तुम्हारे मन में आया यार इस पानी के फ्लो को कम करना है मुझे, क्या करोगे? पत्थर डाल दो उसमें, या मिट्टी भर के डाल दो। नाली को, करंट को कैसे रोकते हो? करंट को या पानी को कैसे रोकते हो? नाली में चलते हो, उसके आगे कोई ना कोई अवरोध लगा देते हो, या कोई रेजिस्टेंस लगा देते हो। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? आपने उसको रोकने की कोशिश करी। आपको कितना पानी आगे चाहिए, थोड़ा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, उसके हिसाब से अब नल होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, पाइप में तो पूरा भरा हुआ है पाइप, लेकिन तुमने कहा नल में तेज चलाऊँ कि धीरे चलाऊँ? अगर मुझे थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए तो मैं उसे कम खोलता हूँ। तो ये क्या है कम खोलना ज़्यादा? हमने क्या कर रखा है, उस पानी को रोक रखा है, रेजिस्टेंस लगा रखा है उसके अंदर। समझ रहे मेरी बात? जो अंदर तुमने नल है, नल के अंदर तुम देखते हो फेस लगा होता है, उसको टाइट करते हो चूड़ी तो वो ज़्यादा बंद हो जाता है, खोलते हो तो वो खुल जाता है, तो पानी आना शुरू हो जाता है। तुम पूरा खोल देते हो तो जितना पानी पाइप में सारा निकल के आ जाता है, तेज आ जाता है। ऐसे होता है ना, यही रेजिस्टेंस है। तो तुम्हें अगर किसी चीज़ को रोकना है तो रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस है। तो हर एक मेटल के अंदर अलग अलग रेजिस्टेंस होता है, हर मेटल का अलग रेजिस्टेंस है।
अब तुम देखते हो घर के अंदर जो वायरिंग होती है हमारी, वो कभी लोहे के वायर की नहीं करी जाती। तार देखा है कभी? जो तार हम इसमें यूज करते हैं, ये तार भी देखा, इस तार के अंदर कभी भी लोहे की वायरिंग नहीं होती। अंदर तार जो है ना कॉपर का होता है। तो कॉपर का क्यों लगाते हैं? लोहा तो सस्ता है, कॉपर 1000 रुपये किलो है, लोहा जो है वो 60 रुपये किलो है। सारे तार लोहे के बनाते हैं, है ना। बाहर तुम तार देखते हो, घर में तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो सारे एल्यूमिनियम वायर्स है। तुमने वहाँ क्यों लोहा लगा दिया? एल्यूमिनियम भी जो है वो 200-300 रुपये किलो है, 60 रुपये में काम चल रहा है। तो नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि जो आयरन है, जो लोहा है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, वो जल्दी गर्म हो जाता है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो इस कमरे के अंदर अब तुम 24 बच्चे बैठे हो, इस रूम में मैं 100 बच्चे बिठा घुसा दिए, कोई जगह नहीं छोड़ी मैंने, सब जगह बच्चे को घुस दिए। और यहाँ जो बच्चा खड़ा हुआ उसको मैंने कहा तुम उस दरवाजे से निकल के जाओ, क्या होगा? निकल तो जाएगा क्योंकि बच्चे निकलने देंगे, लेकिन उसको मेहनत करनी पड़ेगी। इसे भी हटा, इसे भी हटा, वो बच्चा थोड़ा सा धक्का मारेगा, कोई मोटा भी होगा, कोई पतला भी होगा, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक निकलने में उसे कितना मेहनत करनी पड़ेगी। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी किसी चीज़ में, उतना ही काम करना पड़ेगा, उतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, है ना। अब 100 बच्चे की जगह मैंने यहाँ पर, जैसे तुम बैठे वैसे ही, अब मैं निकल के जाता हूँ, मुझे क्या रेजिस्टेंस होती है? तो ये कुर्सी को सरका लेता हूँ इधर थोड़ी सी, कुर्सी अटकती है। अगर ये भी ना हो तो मैं सीधा निकल भाग जाऊँगा। थोड़ा सा रेजिस्टेंस अभी भी है क्योंकि बेंच रखे हुए हैं, तो मैं ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, फिर ऐसे जाऊँगा, पर बहुत कम है। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं किसी मेटल के अंदर, उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा होता है उसको। अब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं किसी में भी, मेटल में, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को तुम खुद समझ लो, जितने ज़्यादा अवरोध, रुकावटें तुम्हारे रास्ते में होंगी, उतना ही टक्कर मारोगे उनसे, टक्कर लगेगी ना रास्ते में, कोई भी चीज़ आएगी तो जब जितना ज़्यादा टक्कर लगेगी उतना ही ज़्यादा तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी, और एनर्जी लॉस होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी तुम्हारे शरीर में। ऐसी इलेक्ट्रॉन्स है रास्ते में, अगर कोई बहुत जगह रुकावटें हैं, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, टक्कर मारेगा उसे, फिर साइड में जाके फिर निकलेगा उससे। तो जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी, उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी चीज़ में ज़्यादा, तो उसके जलने की खतरा भी उतनी ज़्यादा। अब तुम ये पंखे चलाते हो, पंखे में कॉपर की वायरिंग होती है। गर्मियों में सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे पंखा चलता है। तुम किसी एक कॉमन रूम में अगर बैठते हो, या घर में एक ही रूम है मान लो किसी के, या 2 रूम ही है, तो सुबह से लेकर रात तक पंखा रेगुलर चलेगा, टूटता नहीं। अगर एवरेज भी लगाओ तो 18 घंटे तो कम से कम पंखा चलता ही है। अब इसी वायरिंग को कॉपर की जगह मैं आयरन की कर दूँ या एल्यूमिनियम की भी कर दूँ, तो भी वो जल जाएगा पंखा बॉडी में। तो कॉपर, जो अच्छी क्वालिटी के कॉपर, उसमें मिलावट नहीं होनी चाहिए, तो पंखे खराब ही नहीं होते सालों साल। हमारे घर में लगा हुआ है लगभग 56 साल पुराना पंखा, 56-57 ईयर्स पुराना पंखा, और इनसे बढ़िया हवा देता है, उषा का पंखा है, ठीक है। पहले बहुत भारी होते थे पंखे, हेवी पंखे, अब तो पंखे ही नहीं होते, लाइट रोज खराब हो जाते हैं। अभी खराब हो गया पंखा, है ना, इसे मैंने ठीक करा लिया, फिर खराब हो गया, नई वायरिंग कर देते फिर खराब हो जाती है। तो प्योरिटी नहीं है चीज़ों में। ऐसा भी नहीं है कि सारे खराब होते हैं। ये सस्ते पंखे हैं, अभी मैं 6,000-10,000 का पंखा यहाँ लगा दूँ तो 10,000 का पंखा खराब नहीं होगा, बहुत दिन चलेगा। उसमें चीज़ भी अच्छी लगा रखी होगी, तो जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, है ना। अब इस ये लगा क्यों देते हैं हम? तो एक पंखा 2 साल 3 साल चल गया, देख के दूसरा लगा के, तो 10,000 का पंखा लगाने की जगह मैं इसमें 1200 पंखा लगाता, तो 2-2 साल में चला तो मेरी तो उम्र निकल गई। रोज मैं देखता हूँ पंखे, मैं आज
फिर लगा दिया, अगली बार ग्राउंड लगा दूँ, अगली बार कोई और कलर का आएगा उसे लगा दूँ, चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, खराब नहीं होते इतनी जल्दी से, 2-3 साल तो हर एक पंखा आराम से। और मैं ये बता रहा हूँ कि जो अंदर मटेरियल लगाया हुआ है वो मटेरियल कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी इम्प्योरिटी होगी उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगा, और जितनी हीट प्रोड्यूस करेगा उतना ही अप्लायंस जल्दी खराब होगा। मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस बता दिया क्या होगा। रेजिस्टेंस मतलब अवरोध किसी भी चीज़ का कि चलने में जो रुकावट आती है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसमें रुकावट होगी, इम्प्योरिटी होगी किसी मेटल में, तो वो उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। रेजिस्टेंस समझ में आ गया, करंट समझ में आ गया। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को करंट बोलते हैं, जो फ्लो ऑफ चार्जेस है दैट इज कॉल्ड करंट। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो अब हमने रेजिस्टेंस सीख लिया, वोल्टेज सीख ली, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस। ठीक, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ये सब चीज़ें मैंने इसलिए थोड़ी थोड़ी बता दी क्योंकि जब मैं बताऊंगा तो तुम्हारे दिमाग में रहेंगी क्या कह रहा हूँ। अब इसमें वोल्टमीटर पैरेलल में लगाया जाता है और बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस का होता है, हाई रेजिस्टेंस का होता है। ये जो वोल्टमीटर है ये हाई रेजिस्टेंस का होता है। ठीक, हाई रेजिस्टेंस से क्यों होता है? मैं ये नहीं चाहता कि करंट बिना मतलब मेरे अप्लायंस से निकलकर किसी और अप्लायंस में जाए। भाई मुझे यहाँ पर जितने करंट की जरूरत है, अगर मैं इसका मेजर करने के लिए वोल्टमीटर लगा दूंगा तो इसका करंट बढ़ेगा, इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। करंट कम जाएगा तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा कम हो, तो मैंने क्या करा, वोल्टमीटर तो लगाया लेकिन उसका रेजिस्टेंस बढ़ा दिया। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही कम करंट उसमें से जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो 2 नाली जा रही है, ये नाली है, इसको मैंने ऐसे बांट दिया। ठीक है, ऐसे जाना है। ठीक, अब करंट पानी छोड़ा मैंने यहाँ से, ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, पानी छोड़ा मैंने। ठीक है, अब पानी छोड़ा तो यहाँ मैंने पत्थर डाल दिया, यहाँ मैंने 2 पत्थर डाले, 3 पत्थर, या ज़्यादा डाले। तो पानी अगर मैंने 100 लीटर भेजा है तो ये पानी बटेगा, बटेगा ना, कुछ यहाँ जाएगा कुछ यहाँ जाएगा। कहाँ जाता है ज़्यादा? तुम्हें 2 रास्ते दूँ मैं सदर बाजार जाने के, और तुम्हें ये पता चल जाए, आजकल तो GPS है तुम्हारे पास, सबके पास, कि भाई इस रास्ते पे भीड़ है, इस पे नहीं है, तो तुम कहाँ जाने की कोशिश करोगे? जहाँ भीड़ नहीं है ना। तो तुम क्या करोगे, अब यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ कम लोग जाएंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा GPS का, लेकिन जिन्हें पता होगा वो तो इधर को जाएंगे। तो ऐसा समझ लो कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम लीटर पानी इसमें से जाएगा। मान लो यहाँ पर चला गया तुम्हारे पास 20 लीटर और यहाँ चला गया तुम्हारा 80 लीटर। तो रेजिस्टेंस करंट का विरोध करता है। रेजिस्टेंस होता ही वो है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को जो बाधा डाले, उसको अवरुद्ध करे, उसको, ठीक है, रेजिस्ट करे उसको, कि भाई करंट जो है ना जाए। ये जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा, अब तुम करंट को हमेशा पानी से ध्यान रखना। पानी जो है वो फ्लो करता है, करंट भी फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही कम करंट, यहाँ कम करंट जाएगा, यहाँ ज़्यादा जाएगा, जहाँ कम होंगे, और इसको भी हटा दो तो और भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जाएगा जरूर, ऐसा नहीं है जाएगा नहीं, जाएगा जरूर लेकिन कम जाएगा। तो ऐसे ही अगर मैंने इसका वोल्टेज हाई कर दिया, रेजिस्टेंस हाई कर दिया वोल्टमीटर का, तो करंट तो जाएगा पर थोड़ा सा जाएगा, जितना उसकी वर्किंग के लिए मुझे ज़रूरत है ना। ये पता चलेगा करंट तो जाना ही चाहिए, सर्किट पूरा होगा जब भी तो वोल्टमीटर काम करेगा। तो करंट तो गया पर थोड़ा गया, हाई रेजिस्टेंस कर देंगे, और बाकी हमें पता चल गया इस 2 पे भाई वोल्टमीटर बता देगा इसके अंदर 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, हमें ये बता देगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वोल्टमीटर क्या करता है,
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर लगाते हैं और इट इज़ ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसका। आगे बात समझ में लोगों, तो इसको आप ध्यान रखिए और एक ये सर्किट डायग्राम अपनी कॉपी में बनाओ, ऐसे ही बनाओ जैसे मैंने बनाया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस हाई लिखो, इसको वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाना है। बनाओ फटाफट, जिसने नहीं बनाया वो बना। देखिए इलेक्ट्रिक करंट लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक, नहीं सॉरी, कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिख लेना इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस जिसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर, इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको सिंबलाइज करते हैं हम आई से। इसका सिंबल क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का? कैपिटल आई, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पे आपने हेडिंग डाली थी, इलेक्ट्रिक करंट डाली थी आपने, इसके आगे ही ब्रैकेट में आई है, ठीक है, याद रहे। और इसकी यूनिट होती है एम्पियर, 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 ठीक है। और इसको जब लिखते हैं एम्पियर तो ए सी डिनोट कर देते हैं, पूरा एम्पियर नहीं लिखते। अब मैं कह रहा 2 एम्पियर करंट जा रहा था, 2A ऐसा ही, ठीक है। जितने भी यूनिट्स में करा रहा हूँ सब ऐसा ही कराते हैं, अब CGS यूनिट नहीं चलते। हाँ अभी बता, वो बता, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा। तो इसका सिंबल हो गया आई और इसकी यूनिट हो गई एम्पियर। उस एम्पियर को हम ए से डिनोट करें, बस ये ध्यान दो। किससे नापते हैं इसको? उसका नाम होता है एम मीटर, AMMETRE, TER, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एम मीटर, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ये सीरीज में जोड़ा जाता है। एम मीटर से मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय एम मीटर, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एम मीटर एंड एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब ऐसे है जैसे मान लो ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के साथ इसमें कितना करंट जा रहा है, पानी कितना जा रहा है। अब यहाँ लगाऊंगा तो पानी अलग हो जाएगा ना, इधर देख लो बेटा एक बार। अगर मैंने यहाँ एम मीटर लगा दिया तो जितना पानी इसमें जा रहा है वो कैसे नापूंगा? वो तो जब ही पता चलेगा जब यहाँ बाल्टी रखूँगा, यहाँ एक मैंने बाल्टी रख दी, मतलब 10 लीटर पानी गया यहाँ से, वो मैंने यहाँ 10 लीटर की बाल्टी रख दी, या एक बाल्टी रख दी बड़ी सी, उसमें मार्क्स लगे हुए हैं। तो जितना पानी यहाँ गया उतना पानी यहाँ नापूंगा कैसे? और कितना गया इसके साथ जोड़ूंगा, इसके साथ लगाऊंगी, यहाँ लगा दूँ, यहाँ लगा, तो पानी कितना उसमें गिरेगा मैं बता दूंगा भाई इतना पानी आया। तो करंट हमेशा किससे नापा जाता है? एमीटर से। इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और इट हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत कम है, ताकि आसानी से करंट इसमें से पास होकर पूरा निकल जाए, ठीक है, यहाँ से सीधा निकल जाए करंट। अब इसका एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, वेरी लो रेजिस्टेंस, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। क्या एमीटर से ज़्यादा कम एमीटर से बड़ी हो गया भाई, समझ में आ गई। अब एम बेटा इधर देख, करंट को आई से डिनोट करा, इसका फॉर्मूला क्या है? Q/T, Q/T कितना कूलम चार्ज एक पॉइंट से पास हुआ 1 सेकंड में। मान लो ये करंट है ना, यहाँ पॉइंट है, मान लो ए पॉइंट है। अब मैं चाहता हूँ ये देखूँ भाई इसमें कितना करंट है, तो मैं ये मेजर करूँ कि इतना कूलम चार्ज 1 सेकंड में ए पॉइंट से पास हो गया। इधर ध्यान दो, किसी पॉइंट से कितना चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना पॉइंट
कितना चार्ज पास हुआ, कितना कूलम चार्ज पास हुआ, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर क्या होगा? 1 कूलम पर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना कूलम चार्ज पास हो गया एक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। बात समझ में आ गई? तो इसकी लिख लो डेफिनेशन, याद करनी है ये फॉर्मूला भी लिख लेना, I इज इक्वल टू Q बाई टी वाला, कूलम पर सेकेंड, चार्ज पर सेकेंड। देखो, when 1 coulomb of charge flows through a conductor in 1 second, the electric current flowing through it is said to be 1 ampere। सुनता तो है, दिमाग तो क्या खेल कूद में लगा रहता, कभी इधर से बात कभी इधर से, इसलिए बह जाता पीछे। When 1 coulomb of charge flows through any conductor in 1 second, clear? The electric current flowing through it is said to be 1 ampere। 1 एम्पियर कह रहा था, जब एक कितना कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास हो रहा है। अब जैसे मैं कहता हूँ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का मतलब है 1 कूलम चार्ज मैंने 1 सेकंड में पास करा। बेटा बात नहीं करा, 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में मैंने पास कर दिया, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। अगर मैं कहूँ 2 एम्पियर, तो 2 कूलम चार्ज 1 सेकंड में पास कर दिया। कहूँ 3 एम्पियर, तो 3 कूलम चार्ज, मतलब नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाते जा रहे हो ना, इतना चार्ज पास हो गया भैया यहाँ से यहाँ, इतनी देर में पास हो गया। अब जैसे ऐसे ही कोई लाइन है, ठीक है, मान लो लाइन लगी हुई है, तो लाइन में अब कई बार ज़्यादा लंबी लाइन होती है, कई बार थोड़ी लाइन होती है ना। तो मान लो एक पॉइंट को क्रॉस करना है, उस पॉइंट को क्रॉस करने बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मान लो तुमने एक आदमी को भेजा 1 सेकंड में, एक आदमी का मतलब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज, तो तुमने 1 सेकंड में पास करा दिया, तो कहोगे 1 एम्पियर हो गया। अब कहो 2 आदमी भेज दिया भाई मैंने, 2 कूलम चार्ज भेज दिया 1 ही सेकंड में, तो 2 एम्पियर हो गया। 3 आदमी भेज दिए 1 सेकंड में भाग के, 3 एम्पियर हो गया। ऐसे जितने ज़्यादा भेजोगे चार्ज 1 सेकंड में, उतना ही एम्पियर हो जाएगा। तो हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखी है कि 1 कूलम चार्ज जब हमने 1 सेकंड में भेजा किसी कंडक्टर से, तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की डेफिनेशन आएगी एग्जाम में, तो आती है तो कहेंगे डिफाइन 1 एम्पियर, तो वहाँ पर ये लिख के आना, समझ में आ गई बात। अब ये भी बता लिख लो, ये तो लिखवा दिया मैंने, एमीटर वाला लिखवा दिया ना, और ये भी लिखवा दिया सीरीज में होता है, और ये भी लिखवा दिया वेरी लो रेजिस्टेंस का होता है। लिख लिए या लिखवा दिया मैंने? अब आ जाओ जी आगे, टाइम अभी 2 मिनट का रह रहा है, तो उसको सुन लो मेरे पास, ठीक है। अब देखो करंट कैसे फ्लो करता है। किसी भी मेटल वायर में मैंने बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे मान लो ये हमारा एक स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, और इंटरवल हो गया, बच्चे क्या करते हैं, ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कहीं दो कुछ कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, ठीक। दौड़ लगा रहे हैं आधे घंटे का या 10 मिनट का या 20 मिनट का, जो भी तुम्हारा इंटरवल होता है, भाग दौड़ कर रहे हो तुम साथ, टाइम पूरा हो गया तो फिर भी भाग दौड़ कर रहे हो, फिर पीटीआई की सीटीआई, फिर क्या होता है, एक डायरेक्शन में भागना शुरू करते होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर इधर उधर भाग रहे होते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर ऑल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई ये इधर भाग रहा है, 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 सब उल्टे उल्टे भाग रहे हैं। मैंने इसके अंदर क्या करा, बैटरी लगा दी। बैटरी लगा दी मतलब मैंने इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही लाइन में दौड़ना शुरू हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में हो जाएंगे सर। ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एकदम ऐसे जैसे आर्मी मैन होते हैं, ऐसे चलेंगे सर, ये चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स या करंट कब पास होता है, कब फ्लो करता है, जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तुम्हारे घर में पंखे, बिजली, लाइट में सब में करंट कब आता है, जब बाहर से लाइट आती है। वोल्टेज तुम्हारे घर में आएगी जब तो तुम्हारी चीज़ें चलती हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बाहर से नहीं आएगा, 230 वोल्ट या 230 वोल्ट या 240 वोल्ट जो आ रही है, वो अगर अंदर नहीं आएगा तो तुम्हारा कोई भी अप्लायंस काम। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर भाग रहे थे सारे, जैसे ही मैं इसमें बैटरी लगाऊंगा सब एक लाइन में आ जाएंगे। ये तो मैंने लगाई नहीं अभी, तो यहाँ लगाई, जैसे देखो तुम सारे एक डायरेक्शन में लगाओगे। ठीक है, और एक बात, हमने करंट पढ़ा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या पढ़ा हमने, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा, अब हम जब ये बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो याद रखनी है ना। स्विच लगा दिया मैंने इसके अंदर और चालू कर दिया। अब मैंने डायरेक्शन बताई थी ये प्लस है ये माइनस है, तो मैंने बताई थी प्लस से माइनस की तरफ आगे। करंट कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, तो नेगेटिव वाला कहाँ अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो तो ऐसे होगी, और हम कह रहे हैं करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। लेकिन कन्वेंशनली जो चलता आ रहा है उन्होंने बदला नहीं उसको, ये अभी भी सर्किट्स में पॉजिटिव से हायर से लोअर ही दिखाते हैं। भाई हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट की डायरेक्शन है, ऐसा दिखाते हैं। पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उल्टी डायरेक्शन में होता है जो तुम्हें शो करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज हैं और नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में होंगे और करंट इस डायरेक्शन जो तुम्हें शो करेंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना उसमें, कोई पूछे तो जवाब दे सकते हो। समझ में आ गई मेरी बात, बस चलो आज इतना ही।